हेलो एवरीवन, वेलकम इन केमिस्ट्री जरा हट के। और आज हम देखने जा रहे हैं मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 3। तो लेट अस बिगिन। स्टार्ट हम लोग करते हैं और स्टार्टिंग करेंगे, इसको समझेंगे एक क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन इस तरीके का है, इसको हम लोग ऐसे समझ लेते हैं। KClO3 है पोटेशियम क्लोरेट और इसका 12.25 ग्राम हमको दिया हुआ है। इसको अगर हम हीट करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा वो हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमें मिल जाता है KCl और O2 और क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि हमें इसका वेट निकालना है। ओके, किसका? KCl का। तो अगर इसका वेट हमें निकालना है तो क्या तरीका हम फॉलो करेंगे वो देख लेते हैं। तो पहला तरीका जो होगा वो यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, जिसमें हमें बैलेंसिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने इसको बैलेंस करते हुए लिख दिया। अब बैलेंस करने के बाद हमें क्या करना है वो ये देखना है कि इसके 2 मोल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसके 2 मोल बन रहे हैं, जिसका वेट पूछा गया है। तो 1 मोल का जो वेट होता है वो हमेशा मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। जिनको आइडिया नहीं है तो ऐसे समझ जाइए कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर मोल्स के नंबर 1 बन गए तो जितना मॉलिक्यूलर वेट होगा वही क्या आ जाएगा? वेट आ जाएगा। यानी 1 मोल केमिकल स्पीशीज का वेट कितना होता है? उसका मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है। ओके, तो इस फैक्ट को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसमें सबसे पहले देखते हैं कि KClO3 का जो मॉलिक्यूलर वेट है, तो K है 39, पोटेशियम है क्लोरीन है 35.5, ऑक्सीजन है 16, तो 16 इंटू 3 48 हो गया। इन सबको आप जोड़ेंगे तो ये 74.5, 82, 122.5 आ जाएगा। तो 1 मोल का वेट है 122.5 ग्राम। इसका मतलब 2 मोल का अगर हम वेट करेंगे तो रिएक्शन से हम ले सकते हैं 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ KClO3। ये आपको दे रहा है क्या? 2 मोल KCl के दे रहे हैं। KCl का मतलब हो गया K प्लस Cl 74.5, K का 39 और क्लोरीन का 35.5। तो इतने ग्राम हमको क्या मिल जा रहा है? KCl मिल जा रहा है रिएक्शन के अकॉर्डिंग। अब जो पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो हमें 12.25 ग्राम में निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, 1 ग्राम KClO3 में वेट निकाल लेते हैं। तो 1 ग्राम KClO3 देगा आपको 2 इंटू 74.5 बाई 2 इंटू 122.5, इतना ही होगा। इतने ग्राम KCl आपको मिल जाएगा। अब हमें निकालना कितने से है? 12.25 ग्राम से। तो 12.25 ग्राम KClO3 से अगर हमें वेट निकालना है KCl का तो वो आ जाएगा 2 इंटू 74.5 बाई 2 इंटू 122.5, ये पहले से ही था, और यहाँ पर 12.25 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा, देखिएगा ये 12.25 हो गया और यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू निकाल देनी है। तो ये कैंसिल हो जा रहा है और ये हो गया 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 7.45 ग्राम। ओके, तो इसका मतलब हमें KCl का जो वेट मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा? 7.45 ग्राम मिल जाएगा यहाँ पर इस रिएक्शन के हिसाब से। अच्छा, अब इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, याद रखे रहेंगे 7.45, क्योंकि थोड़ी देर बाद हम लॉस को स्टडी करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप के लॉ। तो उसके लिए इसका हम लोग यूज़ करेंगे। अब इसी क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर देता हूं और अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, अब हमसे ये नहीं पूछा जा रहा है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि 12.25 ग्राम KClO3 को हीट करने पे हाउ मच ऑक्सीजन गैस यू आर गेटिंग। यानी अब हमें इसका W निकालना है। तो इसको W डैश मान लेते हैं और ये हमने W पहले से निकाल दिया था, राइट। तो हम वही चीज़ फॉलो करेंगे। तो देख लेते हैं 2 इंटू इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि 122.5 ग्राम KClO3, ये आपको देगा 3 मल्टीप्लाइड बाय ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32, इतने ग्राम O2। तो 1 से कितना होगा? दिस अपॉन दिस, वो हम नहीं लिख रहे हैं, अब डायरेक्ट लिख देते हैं किससे? 12.25 ग्राम से। तो 12.25 ग्राम KClO3 को हीट करने पे आपको मिलेगा 3 इंटू 32 ग्राम डिवाइडेड बाई 2 इंटू 122.5, ये 1 से हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 12.25, ये 10 बार कटेगा
ये 16 बार कैंसिल हुआ, 16 इंटू 3 48/10 4.8 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब इसको हम देखिए इसका यूज़ कहाँ पे करना जा रहे हैं। एक तो आपको फ़ायदा क्या मिला कि इस तरीके के क्वेश्चंस जो होंगे वो आप लोग कर लेंगे, राइट। किस तरीके के, जहाँ पे रिएक्शन स्टोइकोमेट्री वाले क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ से हम जो केमिस्ट्री में कुछ लॉज बनते हैं उनकी स्टडी भी शुरू कर देते हैं। देखते हैं कैसे होगा। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। जो पहला लॉ आता है वो आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम लेवोजिए था, उसने ये दिया था। देखते हैं क्या ये है। तो पिछला एग्जाम्पल आपके पास है KClO3, उसी को हम देखेंगे, उससे आपको समझने में आसानी रहेगी। ये आपको दे रहा था KCl और क्या दे रहा था O2, राइट। KClO3 का जो वेट था वो था 12.25 ग्राम और ये आंसर आया था इसका 7.45 ग्राम और इसका आंसर आया था 4.8 ग्राम। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, ये है सिग्मा मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू सिग्मा मास ऑफ द प्रोडक्ट। यानी जितना रिएक्टेंट्स के मासेस होंगे, है ना, सारे रिएक्टेंट्स, यहाँ तो एक ही रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट्स के मासेस का सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स के मासेस का सम मतलब जोड़ देने हैं हमने। तो लेट अस चेक, देखिए क्या होगा। ये 12.25 रिएक्टेंट है, ये पहला प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 12.25 ग्राम ही आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को आप समझ रहे हैं। मास क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। जितना रिएक्टेंट्स का मास है वही मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का भी हो जाएगा। ओके, ओवरऑल। तो ये पहला लॉ हम लोगों ने स्टडी किया। अब हम आ जाते हैं सेकेंड लॉ की तरफ। तो सेकेंड लॉ जो है वो हमारे पास है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। अच्छा, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोल देते हैं। देखिए, डेफिनेट शब्द या कांस्टेंट, डेफिनेट मतलब निश्चित, कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड, वो भी निश्चित होगा। तो इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, एक होगा। अब इसका मतलब क्या है, तो पहले मैं लाइन लिख देता हूँ। लाइन क्या है देखिएगा, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स टुगेदर इन सेम रेशियो बाय मास। ये इसका स्टेटमेंट है। ओके, देखिए ऑफलाइन क्लास होती है तो हम लिखते नहीं है, बोल देते हैं, ताकि स्टूडेंट्स क्या कर सके, कॉपी में नोट्स के रूप में बना लेते हैं। बट यहाँ पर वैसी फैसिलिटी नहीं है ऑनलाइन में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड में लिख भी दिया है। ओके, अब हम समझते हैं। देखिए क्या है, अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स। तो लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। हमने सपोज लिया H2O का एग्जाम्पल। केमिकल कंपाउंड है, ऑलवेज कंटेन सेम एलिमेंट्स। ये हमेशा क्या होगा, इसमें सेम एलिमेंट्स होंगे H2O में। कहने का मतलब है, चाहे आप समुद्र का पानी देखिए, चाहे आप डिस्टिल वाटर देखिए, चाहे आप RO वाटर देखिए, चाहे आप बारिश का पानी देखिए, कहीं का भी पानी होगा तो उसमें हमेशा एलिमेंट्स कौन होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होंगे, राइट। ऐसा नहीं हो जाएगा कि यहाँ कुछ और आ जा रहा है, राइट, यहाँ यूरेनियम आ जा रहा है और यहाँ पर सल्फर आ जा रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। हमेशा क्या होगा, सेम एलिमेंट्स आएंगे। कौन कौन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और साथ में टुगेदर इन सेम रेशियो बाय मास। उनका जो मासेस का रेशियो होगा वो भी कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड होगा, डेफिनेट होगा। कितना, हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स ले लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 है, 2 एटम्स हैं तो 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 16 है, तो यहाँ पर हमने कितना लिख दिया, 2:16, यानी 1:8 का यहाँ पर रेशियो बन जाएगा। फिर मैं रिपीट करता हूँ, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स सेम एलिमेंट्स टुगेदर इन सेम रेशियो बाय मास। हमेशा क्या होगा, मासेस का रेशियो उनका उसका सेम रहेगा। इसी तरह से आप CO2 देखिए, माना
कार्बन एटॉमिक वेट 12, ऑक्सीजन 16 है, 2 एटम्स हैं, तो ये कितना हो जाएगा 32 आ जाएगा। इसका मतलब 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो हमेशा CO2 चाहे कार्बन पे ऑक्सीजन की रिएक्शन करके CO2 का प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, चाहे कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करने पे CO2 का इवोल्यूशन हो रहा है, किसी भी तरीके से हमें CO2 हमारे पास है तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन ही हमेशा होंगे और उनके मासेस का रेशियो फिक्स आएगा, कांस्टेंट आएगा, कितना 3:8। तो ये दूसरा लॉ हमारा फिनिश हुआ। अब हम आते हैं थर्ड लॉ में। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन था, ये दिया था प्राउस्ट ने, राइट। शायद मैंने नाम नहीं लिखा था तो आप लोग लिख सकते हैं। पहला वाले लेबोज़िए ने दिया था, वो लिख लिया था, दूसरा वाला प्राउस्ट ने। अब तीसरा जो आता है वो लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम लोग समझने जा रहे हैं, ओके। देखिए क्या है ये लॉ, और ये दिया था डाल्टन ने, डाल्टन जो भी आप पढ़ना चाहें वो आप पढ़ सकते हैं। इसके हिसाब से क्या है, पहले हम लाइन लिख लेते हैं फिर उसके बाद समझेंगे। तो होता क्या देखिएगा, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म two or more than two compounds, then ratio of masses of one of the element which combines with fixed mass of another element have simple whole number ratio। ठीक है, अब देखिएगा ये लंबी चौड़ी लाइन हम लोगों ने यहाँ पर लिख दी है, लेकिन इसका अब हमने क्या करना है, मतलब सीखना है, ओके। तो मतलब यहाँ पर कैसे सीखेंगे, बाय एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल बहुत आराम से आप लोग सीखेंगे और 2 एग्जाम्पल कम से कम मैं आपको देता हूँ, ओके। देखिए पहला जो एग्जाम्पल होगा वो हमारे पास यहाँ पर है 2 एलिमेंट्स। ध्यान से देखिएगा, पूरी चीज समझ में आ जाएगी। When 2 elements, ये लिखा है if 2 elements combine to form 2 or more than 2 compounds। तो ये 2 एलिमेंट कार्बन और ऑक्सीजन है, ये आपस में मिलके क्या बना सकते हैं, CO2 और CO बना दे रहे हैं सपोज। तो if 2 elements combine to form 2 or more than 2 compounds, यहाँ 2 compounds का फॉर्मेशन हमने देख लिया, यहाँ तक की लाइन मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब देखते हैं, then ratio of masses of one of the element which combines with the fixed mass of another element। तो हमें रेशियो निकालना है मासेस का, ये शायद बात हमें समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन को देखेंगे, तो 12 और ये 32 और यहाँ पर कार्बन 12 और ये ऑक्सीजन 16। तो क्या कहा गया देखते हैं, हमसे कह रखा है रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट। ठीक है, अनदर एलिमेंट यानी एक एलिमेंट का मास हमने क्या कर रखा है, फिक्स कर रखा है। अब किसका फिक्स कर रखा है, कार्बन का, तो उसका रेशियो तो देखेंगे नहीं क्योंकि फिक्स है तो 1:1 ही आएगा। लेकिन जो फिक्स नहीं है, जो फिक्स वाले के साथ रिएक्ट कर रहा है उसको देखते हैं, यानी कि हम ऑक्सीजन वाले को देखेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ 32 है और वहाँ 16 है, तो ये रेशियो 2:1, या पहले उसको लिखते बाद में इसको लिखते तो ये 1:2 आ जाता है, यानी सिंपल होल नंबर रेशियो में बन के आ जाता है। होपफुली एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है, वी हैव अनदर ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, उसको आप देखिएगा। ये है हमारे पास 2 एलिमेंट्स, एक है नाइट्रोजन और एक है ऑक्सीजन। तो आप देखिएगा क्या लिखा है, इफ 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। अब आप देखते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलके बहुत सारे क्या बना देते हैं, एलिमेंट्स बना दे, सॉरी कंपाउंड्स बना देते हैं। जैसे पहला N2O, दूसरा NO, तीसरा N2O3, चौथा N2O4, पांचवा N2O5। तो आपको अगर पिछले एग्जाम्पल से क्लैरिटी नहीं हुई है तो मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ कि इस एग्जाम्पल को अगर आप समझेंगे तो पूरा
क्लैरिटी हो जाएगी। ओके, अब इसको हम लोग देख रहे हैं क्या है, देखिए 28, ये 16, ये 14, ये 16, ये 28, ये 48, ये 28, ये 64, ये 28 और ये 80। एटॉमिक वेट्स हमने लिख दिए और उनको एटम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप ये देखिए कि एक एलिमेंट का मास क्या करना था, फिक्स करना था। तो सब जगह आपको नाइट्रोजन 28 दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, सेकंड वाले में। इसका मतलब हमें वहाँ करना पड़ेगा 28। कैसे, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी करना पड़ेगा। अब आपको नज़र आ रहा है कि सारी जगह एक एलिमेंट का मास क्या है, फिक्स है। किसका, नाइट्रोजन का। 28 28 28 28 और 28। फिर रिपीट करते हैं, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर देन 2 कंपाउंड्स। दो एलिमेंट थे, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, आपस में मिलके 2 से ज़्यादा ये कंपाउंड बना रहे हैं, देन रेशियो ऑफ द मासेज ऑफ वन ऑफ द एलिमेंट विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट, राइट। तो अनदर एलिमेंट मतलब जिसका मास फिक्स है वो नाइट्रोजन हो चुका है, और जिसका रेशियो आपने निकालना है वो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम्स का निकालेंगे। तो कितना आएगा, देखिए 16, यहाँ 32, यहाँ 48, देन 64, देन 80। इसका मतलब ये रेशियो 1:2:3:4:5 आ जाएगा, जो एक सिंपल होल नंबर रेशियो में बन के आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गए, ये 3 लॉ आ गए हैं। अब हम चौथे लॉ की तरफ को बढ़ते हैं। तो फोर्थ लॉ आता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, जो रिचर ने दिया था। तो इसका स्टेटमेंट आप लोग पहले समझ लेंगे, फिर हम 2 एग्जांपल्स देखेंगे। दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है, देखिए व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। तो पहले आप आ जाइए व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करके। तो व्हेन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मतलब कार्बन और सल्फर 2 एलिमेंट हो गए, तीसरा ऑक्सीजन हो गया, और ऑक्सीजन के फिक्स्ड मास के साथ ये दोनों रिएक्ट करेंगे। ओके, कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, CO2। सल्फर ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएंगे, SO2। तो O2 का मतलब यहाँ 32 हो जाएगा, ये भी 32 हो जाएगा। इसका मतलब O2 का जो वेट है, जो मास है, वो क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो लिखा है कि 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन सेपरेटली विद द फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। फिर लिखा है देन रेशियो ऑफ द मासेस ऑफ 2 एलिमेंट्स, यानी फर्स्ट सेकंड एलिमेंट का जो मासेस का रेशियो होगा वो कितना होगा, देख लेते हैं। कार्बन 12 है, सल्फर कितना है, 32 है। ठीक है, ये तब लिख पाएंगे जब तीसरे एलिमेंट का मास हमने फिक्स कर लिया है, कितना, O2 का 32, राइट। तो कार्बन यहाँ 12 है, सल्फर यहाँ 32 है। तो ये लिखा है कि ये जो रेशियो है, दिस रेशियो इज आइदर सेम और सिंपल मल्टीपल ऑफ रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे कंबाइन देमसेल्व्स विद ईच अदर। तो वो जब आपस में रिएक्ट करेंगे, देखिए कार्बन और सल्फर जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म CS2, और इनका जो रेशियो होगा वो होगा 12:64। तो यहाँ जो कार्बन और सल्फर का रेशियो था और यहाँ जो कार्बन और सल्फर का रेशियो था, वो या तो क्या होगा, सेम होगा, या सिंपल मल्टीपल रेशियो आ जाएगा। तो सेम तो नहीं है 12:32 और 12:64, लेकिन क्या हो जाएगा, एक सिंपल मल्टीपल रेशियो आ जाएगा। कैसे, इसको हम लिख देते हैं 12/32, इसको 12/64, 12 से 12 कटेगा तो ये 64/32, यानी ये 2:1 आ जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, अगर आपको पहले से क्लियर नहीं हुआ होगा तो सेकेंड एग्जाम्पल से क्लैरिटी बनेगी, वो देखते हैं। 2 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट सल्फर, सेकेंड एलिमेंट ऑक्सीजन, थर्ड एलिमेंट हाइड्रोजन। थर्ड एलिमेंट का फिक्स होना चाहिए मास। तो क्या बनेगा, सल्फर H के साथ मिलके H2S बनाएगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलके H2O बना देगा। तो कौन फिक्स हो चुका है, तीसरे एलिमेंट का मास फिक्स हो चुका है। दोनों H2 है तो दोनों 2 हैं, तो इसका मतलब यहाँ सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो निकालेंगे, और आपस में ये जो रिएक्ट कर रहे हैं, रिएक्ट करके SO2 बनाएंगे, वहाँ सल्फर ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। तो पहले यहाँ निकालते हैं, तो ये आएगा 32 सल्फर, ऑक्सीजन 16, यहाँ सल्फर 32, ऑक्सीजन 32, O2। अब या तो सेम होता है या सिंपल
मल्टीपल रेशियो आ जाता है। तो यहाँ पर सेम अगेन नहीं है, लेकिन सिंपल मल्टीपल रेशियो कैसे आएगा, 32/16 और ये 32/32, तो ये 32 से 32 कैंसिल, तो ये 2:1 आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा क्या था, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन था जो रिचर ने दिया। अब हम आज के लास्ट लॉ में आ जाते हैं, और लास्ट जो लॉ है वो हमारा 5वां लॉ है। इसको हम कहते हैं गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। तो साइंटिस्ट का नाम पहले ही लिखा है, इसलिए वो लिखने की ज़रूरत है नहीं। तो गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, ये किसके लिए, गैसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। ओके, तो ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, ये मैं लिख देता हूँ। और है क्या, वो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास देखिए H2 है और Cl2 है सपोज, और यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ट्वाइस ऑफ HCl ले लिया, नहीं। तो H2 प्लस Cl2 ट्वाइस HCl कर रखा है, तो उसका मतलब हमारे पास 1 मोल H2 है और 1 मोल Cl2 है। तो उसका मतलब हम मोल की जगह यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम लिख सकते हैं। और यहाँ पर क्या आएगा, एक वॉल्यूम, इसका भी एक वॉल्यूम, और इसका कितना, 2 वॉल्यूम। तो होता क्या है, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर, कि अगर आइडेंटिकल कंडीशंस होंगी तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं, इन मोल्स की बजाय हम उसको वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो होता क्या है, इसको स्टेटमेंट क्या पढ़ा जाता है वो लिख लेते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट पढ़ा जाता है, गैसेस रिएक्ट्स with each other or are produced in simple ratio by volume अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। यानी प्रेशर और टेम्परेचर को हम क्या करेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो क्या है ये देखते हैं, गैसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर, यानी गैसेस आपस में रिएक्ट करेंगी, ये भी गैस है ये भी गैस है, या उनका प्रोडक्शन होगा, जैसे यहाँ पर HCl गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। तो गैसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर और आर प्रोड्यूस्ड इन सिंपल रेशियो बाय वॉल्यूम प्रोवाइडेड प्रेशर एंड टेम्परेचर आर कांस्टेंट। तो एक वॉल्यूम ये है, एक वॉल्यूम ये है, इसका 2 वॉल्यूम मिल रहा है। इसका माना 5 लीटर है, तो 5 लीटर ये हुआ और ये 10 लीटर हमको मिल जाएगा। इसको देखो, अगर आपको ऐसे वर्ड्स याद करने में दिक्कत है तो आप आइडियल गैस इक्वेशन को याद कर लो। उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, यानी PT को आपने कांस्टेंट कर दिया, R पहले से ही कांस्टेंट है, तो जो मोल्स हम लिख रहे हैं वो वॉल्यूम के रेशियो में आ जाएगा, नहीं, इसका मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स हो जाएंगे। तो जो आप 1 मोल लिख रहे हैं वो 1 मोल ना लिख के क्या लिख लेंगे, 1 वॉल्यूम लिख लेंगे। यहाँ भी 1 वॉल्यूम लिख लेंगे, यहाँ 2 वॉल्यूम लिख लेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट जो लॉ था वो हमने स्टडी किया। तो ओवरऑल हमने देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से स्टार्ट किया, देन हमने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पढ़ा तीसरे नंबर पे। उसके अलावा हमने लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन देखा, गे-लुसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम हमने देख लिया, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन सेकंड नंबर पे हमने देखा। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप बार बार वीडियोस को रोक रोक के देखते रहिए और डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। जल्दी ही हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।